हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि अब आपकी तैयारी स्पेशली IIT जेईई 2021 के लिए कंप्लीट हो चुकी होगी। मीन्स बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है एंड उसके बाद एडवांस की दौड़ में आप सब लोग शामिल हो जाएंगे। ऑलराइट, चलो, मेरी बेस्ट विशेस आप सब लोगों के लिए जो लोग अभी मेंस देने जा रहे हैं एंड एडवांस के लिए एडवांस में बेस्ट विशेस। ऑलराइट गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 13 में आप लोग का स्वागत है। आप लोग ऑलरेडी 12 लेक्चर्स कर चुके हो। उम्मीद है आप लोग को पसंद आ रहे होंगे लेक्चर्स, आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, इनफैक्ट पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में ही चलेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ स्पेशल कंपाउंड के इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया था। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ऑलराइट, यहाँ पे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड का नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। देखिए, जब हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, क्योंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक प्रकार का इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यह इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी ये खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे पास उपलब्ध है। एक्वस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में Cu2+ है, सल्फेट आयन है, वाटर है एंड बहुत कम मात्रा में H+ एंड OH- है। तो अगेन हम लोग उसी प्रकार का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे एट कैथोड। कैथोड पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि कॉपर आयन का रिडक्शन हो जाए। इसका जो E0 वैल्यू होता है बच्चों, ये होता है 0.34 वोल्ट, राइट। यानी कि कॉपर आयन की रिड्यूस हो जाने की टेंडेंसी काफी अधिक होती है। अगर आप कंसिडर करो कॉम्पीटिंग रिएक्शन में, तो वाटर का एक रिडक्शन और पॉसिबल है, और अगर वाटर का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन बनेगा प्लस OH आयन बनेगा। इसका E0 -0.83 वोल्ट होता है एंड ये दोनों वैल्यूज कंपेयर करके आप इस कंक्लूजन पे तुरंत पहुंच जाओगे कि कैथोड पे तो आपका कॉपर आयन का ही रिडक्शन होगा, यानी कॉपर मेटल का ही फॉर्मेशन होगा। क्लियर? आई थिंक इसमें किसी प्रकार का किसी को कोई डाउट नहीं होगा। E0 इतना ज्यादा है कि सोचने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट अबाउट एनोड? अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे किस चीज का ऑक्सीडेशन होने वाला है बच्चों, बताइए। एनोड पे क्या पॉसिबिलिटी है भाई? सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, आपको पता है। अब केवल वाटर बचता है या OH आयन बचता है। OH आयन की मात्रा इतनी कम है कि उसको ऑक्सीडाइज करने के बारे में सोचना भी पाप है। तो कुल मिला के वाटर का ऑक्सीडेशन होगा एंड वाटर का ऑक्सीडेशन हो करके ऑक्सीजन बनेगा प्लस H+ बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा। आपको पता है इसका E0 वैल्यू, हालांकि इसका E0 वैल्यू लिखना कोई रिलेवेंस की बात नहीं है, क्योंकि जब इकलौता स्पेसी ऑक्सीडाइज होने के लिए अवेलेबल है, कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सीधे वाटर को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन बना लेंगे। यानी जब प्लेटिनम यूज करके हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट का, तो आपके कैथोड पे कॉपर मेटल बनता है एंड एनोड पे ऑक्सीजन बनता है। बच्चों, अगर मैं इसी इलेक्ट्रोलिसिस को कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करके करा था, तो देखिए क्या बनता। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो वंस अगेन खाली इलेक्ट्रोड मैंने चेंज किया है, आयंस वही हैं। कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है, वाटर है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में H+ एंड OH-, जस्ट मान सकते हैं नाम मात्र के लिए। तो वंस अगेन कैथोड का प्रोडक्ट क्या होगा? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इट इज ओनली कॉपर आयन गेट्स रिड्यूस टू कॉपर मेटल, राइट। अब मुझे दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वाटर का भी रिडक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि उसका SRP बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू कॉपर आयन, कॉपर आयन प्रेफरेबली इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होगा, कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा। ठीक है, व्हाट अबाउट एनोड? एनोड पे क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो वही पॉसिबिलिटी है कि वाटर का ऑक्सीडेशन आपने किया। अगर आप वाटर का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा प्लस H+ मिलेगा प्लस इलेक्ट्रॉन मिलेगा, राइट। इसका E0 वैल्यू आपको पता है -1.23 वोल्ट है। और एक और पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एनोड कॉपर का लिया है, कॉपर मेटल अपने आप ऑक्सीडाइज होकर के कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन बना ले, यानी एनोड खुद घुलना शुरू हो जाए। तो उस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं इसका जो E0 होता है ये है -0.34 वोल्ट, विच इज फार मोर देन द SOP ऑफ वाटर। व्हाट डज इट मीन?
एनोड पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एनोड पे कोई भी आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाटर जाके ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उल्टा एनोड खुद ऑक्सीडाइज होगा। इस प्रकार की इलेक्ट्रोलिसिस को कहा जाता है अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस, यानी किसी भी प्रोडक्ट को उसने बनने नहीं दिया, उसने किसी आयन या मॉलिक्यूल को अपने ऊपर ऑक्सीडाइज नहीं होने दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, राइट। तो ये फर्क आ जाता है। और एक बड़ी यूनिक बात और देखेंगे, जब आप एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो देखिए जो कैथोड है उसका वेट बढ़ेगा क्योंकि कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रहा है, एंड एनोड का सेम टाइम वेट घटेगा। एंड एक और अच्छी बात यह है कि कॉपर आयन जितना एनोड से आएगा उतना ही कॉपर आयन जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। अल्टीमेटली जो कॉपर सल्फेट आपने इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी concentration of copper sulfate remain unchanged after electrolysis at the end of electrolysis, right। तो ये बड़ी यूनिक इलेक्ट्रोलिसिस है इस कॉन्टेक्स्ट में। अगला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस है। एक्वस NaCl में बच्चों आपके पास क्या क्या मौजूद है, Na+, Cl-, H2O, OH- एंड बहुत कम मात्रा में H+। वंस अगेन एट कैथोड क्या पॉसिबिलिटी है, कैथोड पे Na+ तो जाने से रहा, हम ऑलरेडी बता चुके हैं इसका SRP इतना कम होता है कि इसके रिड्यूस होने का बिल्कुल चांस नहीं है, -2.71 वोल्ट। ऑलराइट, तो सोडियम आयन को भूल के भी आप रिड्यूस मत करना। मॉल्टन स्टेट की बात अलग है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में वाटर का हक बनता है, तो वाटर इलेक्ट्रॉन ले करके H2 में रिड्यूस हो जाएगा, साथ में OH आयन बनाएगा। इसका इनॉट आपको पता है -0.83 वोल्ट होता है, विच इज फार मोर देन द SRP ऑफ सोडियम आयन। ऑलराइट, यानी कि आपका जो कैथोड प्रोडक्ट होगा वो हाइड्रोजन गैस होगी। क्लियर। एट एनोड, यदि मैं एनोड की बात करूं तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो Cl- Cl2 में ऑक्सीडाइज होगा, इसका इनॉट होता है -1.36 वोल्ट, और एक वाटर का ऑक्सीडेशन हो करके O2 में प्लस H+ में इसका इनॉट होता है -1.23 वोल्ट। तो SOP जो वैल्यू बता रही हैं, SOP वैल्यूज ये बता रही हैं कि इस लिहाज से ऑक्सीजन का बनना तय है। कायदे से एनोड पे ऑक्सीजन गैस बननी चाहिए, लेकिन एक्चुअली बनता है क्लोरीन। सोचिए क्यों। एक टर्म यदि आपने कभी सुना हो, ओवर वोल्टेज, ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज। होता क्या है कि ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है ना, यहाँ पे देखो वाटर तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये खुद जाके कि तो ऑक्सीडाइज होता नहीं है। बेसिकली होता क्या है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि H2O H+ और OH- में स्प्लिट हो गया, और ये OH- एक्चुअली एनोड की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज होकर के। अब जैसे ही जैसे OH आयन जाता जाएगा और इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता जाएगा, ऑक्सीडाइज होता जाएगा, वैसे वैसे पहला जो इक्विलिब्रियम है ये फॉरवर्ड होता जाएगा। तो हम लोग बेसिकली इसको यूं लिख लेते हैं कि आपका जो H2O से बनने वाला OH आयन था वो ऑक्सीडाइज हुआ, यानी अल्टीमेटली हुआ क्या, H2O खुद ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि OH आयन तो नाम मात्र का होता है ना, लेकिन फिर भी जो इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में वो तो आयन इंटरेक्शन होगा ना कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होगा। तो जो वाटर में कम मात्रा में OH आयन बने हैं वही जाके फाइनली रिड्यूस होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं ऑक्सीजन में, और H2O और डिसोसिएट हो जाता है, जिससे हम समझ बैठते हैं कि ये बेसिकली H2O का ऑक्सीडेशन होता है। ये कहना थोड़ा अप्रोप्रिएट लगता है कि H2O का ऑक्सीडेशन होता है रादर देन OH- का, क्योंकि OH- वाटर में यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन में ना के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना वाटर का OH आयन बनाने का, आप जानते हैं ये बहुत स्लो होती है बिकॉज ऑफ हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली वीक एसिड H2O एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती है। तो जो थर्मोडायनेमिकली हमें इनॉट की वैल्यू दिखती है ना, इससे कहीं ज्यादा वोल्टेज हमें देना पड़ता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कराने के लिए, यानी वाटर को ऑक्सीडेशन कराने के लिए जो इनॉट वैल्यू आप 1.23 लाए हो ना, ये तो बेसिकली स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है ना, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशंस तो है नहीं। तो जितनी वैल्यू हमें 1.23 वोल्ट की आपको दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल एनोड पे
ऑक्सीजन बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। और अगर आपने इतना ज्यादा पोटेंशियल ले लिया तो एट दैट सिचुएशन, क्योंकि क्लोराइड आयन तो फ्रीली मौजूद है, बहुत कम फर्क है, आप देख सकते हैं 1.36 और 1.23 में बहुत कम फर्क है। मतलब अगर मैं फर्स्ट और ये रिएक्शन और ये रिएक्शन को क्लब कर दूं तो मुझे कितने ईएमएफ की बैटरी चाहिए इस रिएक्शन को कराने के लिए? -1.36 -0.83, ये -2.19 हुआ सेल का ईएमएफ, यानी 2.19 या उससे बड़ा, 2.19 से बड़ा कह लें, वोल्ट का बैटरी हमें लगाना पड़ेगा। अगर मुझे ऑक्सीजन बनाना है तो ई सेल कितना हो जाएगा? -1.23 एंड -0.83, यानी -2.06 वोल्ट का। लेकिन जो काइनेटिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कराने के लिए जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि आपको 2.06 से कहीं ज्यादा, इवन 2.19 वोल्ट से भी ज्यादा की वोल्टेज की बैटरी हमें चाहिए होती है। तो यदि इतना वोल्टेज आप अप्लाई ही कर रहे हो तो वो ऑक्सीजन क्यों बनाएगा? वो तो क्लोरीन बना लेगा ना, क्योंकि क्लोराइड आयन तो सफिशिएंट क्वांटिटी में आपके पास सोल्यूशन में है ही, है ना। तो इसीलिए जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन, लेकिन एक्चुअली क्लोरीन बनता है, राइट। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, यहाँ मैं बता दूं आपको कि thermodynamically it is expected that oxygen is to be formed at anode, but the actual voltage required is larger than the value, larger than the thermodynamic values, यानी जो E0 हमें एक्चुअली दिया होता है, thermodynamic values। Hence, at a larger voltage, oxidation of chloride ion will take place to form chlorine at anode. All right, this difference of potential, जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल हम लोग एक्चुअली अप्लाई करते हैं उसे हम लोग ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल कह देते हैं। ऑल राइट, दिस एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज नोन एज ओवर वोल्टेज। तो इस ओवर वोल्टेज की वजह से, यानी ओवर वोल्टेज की वजह से हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है वाटर के ऑक्सीडेशन के लिए। तो वहां पे वाटर का ऑक्सीडेशन होने की बजाय क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होकर क्लोरीन बन जाता है। ऑल राइट, तो ओवर वोल्टेज क्या हुआ? एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, राइट। तो ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल, बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है या ओवर वोल्टेज है या ओवर पोटेंशियल है, ये बेसिकली हाइड्रोजन ऑक्सीजन के केस में नॉर्मली लगता है, बिकॉज H2O का डिसोसिएशन एक स्लो प्रोसेस है, तो उससे आने वाले H आयन या OH आयन इतने कम मात्रा में होते हैं कि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है उसको बनाने के लिए, राइट। तो काइनेटिक सेंस की बात करें तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए जब मुझे एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है तो क्लोराइड आयन जो कि फ्रीली हमारे पास अवेलेबल है वो आसानी से जा करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो बेसिकली जब ये, हालांकि एक्स्ट्रा पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जहां भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है वहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम वोल्टेज ऑब्टेन होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक्सपेक्टेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज देना पड़ता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बनाने के लिए उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड से, स्पेशली जब हम उसको वाटर से बना रहे हो। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ तक हम लोगों ने ये सीखा है कि अगर हमारे पास में
वेरियस कैटायंस, एनायंस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, किसका रिडक्शन होगा कैथोड पे। तो इसी के साथ इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था ये मैं समाप्त करता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके मैथमेटिकल पोर्शन की तरफ, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फैराडेज लॉ। एनी आइडिया फैराडेज लॉ क्या है? Faraday's law basically quantitative estimation of quantity of product formed at any electrode। किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो क्वांटिटी बनती है किसी सब्सटेंस का, जो डिपोजिशन होता है या किसी गैस का जो फॉर्मेशन होता है, उसकी क्वांटिटी, उसके मोल्स, उसके वेट, उसका वॉल्यूम, ये निकालने में जो हेल्प करता है पार्ट, वो है क्वांटिटेटिव पार्ट। तो फेराडेज लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ है द अमाउंट ऑफ, अमाउंट की बजाय हम वेट लिखें तो ज्यादा ठीक रहेगा, the weight of a substance deposited, weight of a substance, weight of a substance deposited or evolved at any electrode is directly proportional to the quantity of charge, quantity of charge passed through the electrolyte। used लिखें ज्यादा अच्छा रहेगा, used during electrolysis। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो किसी सब्सटेंस का वेट कैथोड या एनोड पे बनता है, वो जो वेट होता है, वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज यूज्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। ऑलराइट, इसको मैथमेटिकली समझ लें थोड़ा सा। नाउ लेट W ग्राम ऑफ ए substance is formed at electrode। तो इलेक्ट्रोड पे यदि मैं मान लूं कि W ग्राम सब्सटेंस बना हुआ है, तो W ग्राम सब्सटेंस के फॉर्मेशन में जो मेरा चार्ज यूटिलाइज हुआ है उसको Q मान लेता हूं। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q ऑन यूटिलाइजिंग Q कूलम ऑफ चार्ज, Q कूलम ऑफ चार्ज। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इक्वल टू Z इंटू Q, या W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, राइट। यहाँ पे Z जो है वो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? यदि मैं Q को 1 कूलम कर दूं तो जो W है वो Z के बराबर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है द वेट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, weight of a substance deposited on passing 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज पास करने पर जितना वेट सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है या जितना वेट गैस का इवॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये नेचर पे डिपेंड करता है, जिस सब्सटेंस को आप डिपॉजिट कर रहे होते हैं उसके नेचर पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर, नेचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। ठीक है, यानी कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा। सभी अलग अलग सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अलग अलग होता है। चलिए, ये था फैराडेज फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में आते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है व्हेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, equal quantity of charge is passed through different electrolytic solutions या different voltameters, electrolytic solutions, the weight of different substances deposited, weight of different substances deposited or evolved
deposited is directly proportional to their equivalent weight, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रोड पे, चाहे एक ही वोल्टामीटर हो, उसके अंदर कैथोड पे या एनोड पे ले लो, या कई सारे वोल्टामीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दो, करंट सेम फ्लो होनी चाहिए। तो यदि चार्ज सेम यूटिलाइज होता है, करंट सेम फ्लो होती है सेम टाइम के लिए, तो अलग अलग वोल्टामीटर के अलग अलग इलेक्ट्रोड पे बनने वाले सब्सटेंस का वेट उनके रिस्पेक्टिव सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि हम हमेशा ये लिख सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। W इज द वेट डिपॉजिटेड एंड E इज द इक्विवेलेंट वेट। ऑलराइट, यानी W अपॉन E इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2 इज इक्वल टू W3 अपॉन E3 एंड सो ऑन। बहुत बारीकी से यदि आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। यानी अगर चार्ज की मात्रा सेम रखो आप हर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, यानी कि सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सिंपली सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो ऐसी परिस्थिति में हर एक सब्सटेंस के बनने वाले इक्विवेलेंट बराबर होंगे, यानी हर एक इलेक्ट्रोड पे बराबर इक्विवेलेंट सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे। ऑलराइट बच्चा लोग, तो ये था सेकंड लॉ। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड लॉ को मिला करके हम लोग एक ऐसी कंसेप्ट डेवलप करेंगे जिससे हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, एंड इलेक्ट्रोलिसिस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनको थोड़ा पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को क्लोज करूं, एक छोटी सी जानकारी अनअकैडमी के बिहाफ पे मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहूंगा। बेनिफिट्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आप सबको पता है कि अनअकैडमी पे दो टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है जिसमें किसी भी बैच में बच्चा जाके पढ़ सकता है, एजुकेटर से कांटेक्ट कर सकता है, एजुकेटर से जो वहाँ पे लिटरेचर अपलोड करते हैं उसे डाउनलोड करके डिस्कस कर सकता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या एडिशनल फीचर है, एक तो लाइव डाउट सॉल्विंग फीचर आपको मिलता है, यानी कि लाइव क्लासेस लगती हैं जिसमें आप अपने डाउट्स 1-to-1 तरीके से पूछ सकते हैं। लाइव मेंटरिंग सेशन, यानी आपको एक मेंटर अलॉट होता है जिससे आप अपनी सारी डिस्कशन, सारी प्रॉब्लम, सारी अड़चने जो स्टडीज में आती हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। फिजिकल नोट्स मिलते हैं, अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स हैं, ऑर्गेनाइज नोट्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन में। एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑल प्लस कोर्सेज। तो प्लस के अलावा ये जो 3 एडिशनल फीचर्स हैं, दे आर मेकिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रियली आइकॉनिक। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, willing to start your preparation of IIT JEE in a professional way, do join that iconic subscription. Take that iconic subscription. All right, guys. Thank you very much. Bye bye.